Hello and welcome back guys in yet another class. So today we are starting class number 19 of CMA Final Law. In this class we are covering prevention of operation and mismanagement. This chapter is last chapter of your CMA Final Law syllabus. So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर है आपके CMA फाइनल लॉ आपके करिकुलम के हिसाब से। और इससे पहले हमने 18 लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, जो कि बिल्कुल ही अच्छे मैनर में, बिल्कुल ही फास्ट मैनर में आपके लिए रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि किसी रेगुलर क्लासेस से कम नहीं है। और अगर आप इसको फास्ट ट्रैक बेच में भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। CMA फाइनल लॉ लगभग 10 से 12 घंटे के अंदर कवर हो गया है। ये शायद मैराथन का टाइम होता है, लेकिन इसमें मैंने रेगुलर क्लासेस ही आपको प्रोवाइड कराई है, तो ज़रूर से आप इसको जाके देख लो। प्लेलिस्ट बिल्कुल क्रिएटेड है चैनल के ऊपर, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो आपको टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक वगैरह मिलेगा, जिससे कि आप जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और आने वाले दिनों में मैं काफ़ी कुछ आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जैसे कि हॉट टॉपिक्स हो गए, मैराथन्स हो गए, और काफ़ी नोट्स या फिर टेस्ट पेपर्स हो गए, तो वो सभी आपको आसानी से मिल सके, इसलिए आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नंबर 19 ऑफ CMA फाइनल लॉ। तो अब ये प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, और साथ ही मैंने काफ़ी कुछ आपके लिए चार्ट्स के थ्रू भी बनाया है, जिसको हम आगे जाके देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी सी इसका बेस बनाते हैं कि ये चैप्टर है क्या। The concept of shareholders is a democracy in the present day of corporate world denote the shareholders' supremacy in the governance of the business and affairs of corporate sector either directly or through their elected representative। मतलब क्या है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक तरीके से गवर्न करते हैं बिजनेस को, मालिक जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स ही होते हैं। डेमोक्रेसी का मीन क्या होता है, द रूल ऑफ पीपल्स का रूल चल रहा, मतलब जनता का जहाँ पर रूल चलता है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जैसे कि एक इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब जहाँ पर रूल जो होता है वो पीपल्स का चलता है, लोगों का चलता है। डेमोक्रेसी का मीन क्या होता है, रूल ऑफ पीपल, बाय पीपल और फोर्स ऑफ पीपल। मतलब क्या है कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। प्रीसाइजली अगर हम बोले, इट इज़ द राइट टू स्पीक विद द को शेयर होल्डर्स एंड टू लर्न अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन द कंपनी। मतलब क्या है, इस चैप्टर के अंदर आपको ब्रीफली ये समझने को मिलेगा कि एक शेयर होल्डर्स के पावर्स क्या क्या होते हैं। अगर कंपनी में कुछ फ्रॉडुलेंटली हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है तो शेयर होल्डर्स के पास में क्या क्या पावर सिक्योर रहते हैं। और साथ ही जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के किसी भी लेयर पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन उसका एक लीगल प्रोसेस होता है। तो कंपनी के जो अल्टीमेट मालिक जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि यही जो कंपनी है वो डेमोक्रेसी के ऊपर चलती है। और डेमोक्रेसी का मीन क्या होता है, रूल ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल। मतलब जनता का रूल होना लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, ठीक है। अंडर द कंपनीज एक्ट द पावर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट। एक देखो, कंपनीज एक्ट जो है उसके अंदर दो तरीके से पावर को डिवाइड किया गया है। पहला पावर जो डिवाइड किया गया है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किया गया है, और दूसरा पावर किसमें किया गया है, शेयर होल्डर्स में किया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं बोर्ड मीटिंग के द्वारा, और शेयर होल्डर्स करते हैं AGM के द्वारा, एनुअल जनरल मीटिंग के द्वारा, ठीक है। तो यही बातें इसमें बताई गई है। पावर ऑफ मेजोरिटी क्या होता है, जैसे जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स हैव राइट टू वोट, इज रिकॉग्नाइज्ड एज राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड द शेयर होल्डर्स में एक्सरसाइज it has he thinks with it according to his choice to and interest. However, this rule is modified by action in certain cases. A special resolution, for instance, requires a majority of 3/4 of those voting at the general meeting and therefore, ठीक है, मतलब 75% वोटिंग के साथ में सारे राइट्स को हम एक्वायर कर सकते हैं। ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ, अल्ट्रा वायरस एक्ट्स वगैरह, फ्रॉड इन माइनॉरिटी, ये क्या होते हैं कि एक तरीके से केसेस बताए गए कॉमन लॉ के अंदर।
prevention of operation and mismanagement. The word of operation and the word of operation, इसका मीन क्या होता है? जो वर्ड ये ऑपरेशन का यूज़ हुआ है, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का, ये ना कंपनीज लॉ में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, ये किसी और एक्ट से लिया गया है। तो इसका मतलब देखो बिल्कुल ये कि ब्रॉड जेनरिक सेंस में किसी चीज़ को स्ट्रिक्टली इनलीगल लेटरल सेंस में मना करना ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल को देता है। उससे पहले मैं आपको चार्ट के थ्रू कुछ समझाना चाहता हूँ चैप्टर का ओवरव्यू कि हम क्या कैसे क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। एक मिनट, ये देखो चैप्टर ये हमारा 3 सेक्शनों के आसपास घूमेगा। सेक्शन नंबर 244, 241, 242 और 243। मेंबर्स या फिर जो भी व्यक्ति एलिजिबल होगा वो 244 के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन जो होगी 241 के अंदर जाएगी ट्राइब्यूनल के पास में, फिर वो ऑर्डर पास होगा 244, 242 के अंदर और उसके इफेक्ट होंगे 243 के अंदर। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू ऐसे चलने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ 244 के अंदर कौन कौन लोग एलिजिबल है राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 के अंदर। यानी 244 के अंदर सेक्शन नंबर 244 के अंदर बताया गया है कि कौन से लोग एलिजिबल है जो कि एप्लीकेशन देंगे सेक्शन नंबर 241 के अंदर। ठीक है, तो मेंबर्स, अब देखो कंपनी विथ शेयर कैपिटल, अगर किसी कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल है तो उसमें लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग 100 मेंबर या फिर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। ठीक है, 100 मेंबर या फिर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर मिलके, या फिर मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ये एलिजिबल है। कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल क्या होगा? 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। NCLT में परमिट लेसर नंबर ऑफ मेंबर। NCLT जो है वो सुपीरियर बॉडी है और वो परमिट कर सकती है कि भाई कम जो नंबर है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अबव क्लास ऑफ शेयर होल्डर मेंबर्स मस्ट हैव टू पे ऑल सम्स ड्यू एंड कॉल्स। ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स मैंने बताए हैं इन सभी की सारी कॉल्स पे हो जानी चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसकी कॉल ड्यू हो। अगर ऐसा कोई है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा नंबर ऑफ मेंबर्स में। ठीक है, एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ट्राइब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन एक्सेट्रा, सेक्शन नंबर 241। The central government may also file application to tribunal if it is satisfied that the affairs of the company are being conducted in manner prejudicial to public interest according to this section. Any member of the company who complains that the affair of the company are being conducted in manner prejudicial to public interest or in manner prejudicial or oppressive to him, अगर लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो खुद भी अपील कर सकती है ट्राइब्यूनल के अंदर अगर कंपनी प्री जुडिशियल है पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ। ठीक है, दी मेटेरियल चेंज हैज़ टेकन प्लेस, अगर कोई मेटेरियल चेंज हुआ है कंपनी के अंदर तो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्राइब्यूनल से अपील कर सकती है और साथ ही एक ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। अब हम देखते हैं पावर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल, सेक्शन नंबर 242। द ट्राइब्यूनल में अपॉइंट सच नंबर ऑफ पर्सन एज डायरेक्टर हु मे रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द ट्राइब्यूनल ऑन सच मैटर। ट्राइब्यूनल में ट्राइब्यूनल जो होगा वो कुछ व्यक्तियों को मिलाकर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। द ट्राइब्यूनल इज द ओपिनियन दैट द कंपनीज अफेयर्स आर बीइंग कंडक्टेड इन मैनर प्री जुडिशियल और ऑपरेसिव टू एनी मेंबर और मेंबर्स और प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कंपनी के अफेयर्स जो है वो प्री जुडिशियल या फिर ऑपरेसिव है किसी भी मेंबर या फिर मेंबर्स के खिलाफ या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगी? एक डायरेक्टर अपॉइंट करेगी जो कि इसकी पूरी की यानी इंस्पेक्शन करेगा। दैट टू वाइंड अप द कंपनी वुड अनफेयरली प्री जुडिश सच मेंबर्स और मेंबर्स, तो वाइंड अप के भी जो होते हैं क्लोज आ सकते हैं। विदाउट प्री जुडिस है टू द जेनरलिटी
ऑफ द पावर सबसेक्शन 1, इस सबसेक्शन के अंदर जो भी बताए गए हैं सबसेक्शन 1 के अंदर तो भी कर सकती है, लेकिन इन केसेस में होगा द रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर, द परचेज ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ परचेज ऑफ इट शेयर्स बाय द कंपनी अफोर्डसेट। इन सभी के अंदर हो सकता है, इस सभी को एक बार आप रीड इट कर लेना, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो मैं आपको और ज़्यादा इन डेप्थ में बताता ये सब चीज़ें। ठीक है, ठीक है। क्लास एक्शन, अभी क्लास एक्शन क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। क्लास एक्शन क्या होता है, इसके लिए मैंने एक चार्ट भी प्रिपेयर करा है। कंपनी के अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगाना, आप किसी कंपनी के मेंबर के द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जो कंपनी से जुड़ा हुआ है वो भी नहीं, कोई भी लगा सकता है। देखो, एन एप्लीकेशन में बी फाइल्ड और एनी अदर एक्शन में बी टेकन अंडर दिस सेक्शन बाय एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स और एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटेटिंग द पर्सन अफेक्टेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन। सच नंबर ऑफ मेंबर और मेंबर्स, डिपॉजिटर्स और डिपॉजिटर्स ऑफ एनी क्लास ऑफ देम, ये सब कुछ प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं बता देता हूँ कौन कौन कितने कितने होने चाहिए। एलिजिबल मेंबर्स कौन कौन है, कंपनी विथ शेयर कैपिटल है तो लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग हो जाएगा। ये चार्ट आप अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर बना लेना, जो भी मैंने ऊपर भी बताए हैं और अभी जो भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। 100 मेंबर्स, ये 5% ऑफ टोटल मेंबर्स, और मेंबर होल्ड कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी है तो 2% ऑफ शेयर कैपिटल, अनलिस्टेड कंपनी है तो 5% ऑफ शेयर कैपिटल, वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल 1/5 नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। एलिजिबल डिपॉजिटर्स, अब ये तो मेंबर्स हो गए, डिपॉजिटर्स भी लगा सकते हैं। अब वो क्या होगा उसमें, लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग 100 डिपॉजिटर्स, या फिर 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स, या फिर इनमें से तो लोएस्ट है ना, और या फिर डिपॉजिटर हु ऑन्स 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ द कंपनी, ठीक है, ये कर सकते हैं। किस रीजन की वजह से करेंगे, देखो अभी सारे रीजंस दिए हुए हैं, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजंस टू रिस्ट्रेन द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच रिजोल्यूशन, टू रिस्ट्रेन द कंपनी फॉर कमेंसिंग द एक्ट। If application filed under section 1 is admitted, then the tribunal shall have regard to the following, namely public notice shall be served on the admission of application to all members or depositors of the class in such manner as may be prescribed. एप्लीकेशन सबसेक्शन 1 के अंदर जो भी दी गई है उसके लिए पब्लिक नोटिस सर्व किया जा सकता है, जो कि ट्राइब्यूनल इशू करेगा। बस, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था ये चैप्टर, बट इसमें से थोड़ा बहुत आ सकता है, तो आपको कुछ आइडिया होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर पर्सन मैसेज करके बता सकते हो। आज ऑफिशियली अपना कंपनीज लॉ का एंड होता है, कंपनीज एक्ट दी एंड। अब एंड हो गया है सिर्फ किसके पर्पस से, चैप्टर के पर्पस से, लेकिन अभी हमारे पास में 100 के आसपास MCQs है, जो कि हम नेक्स्ट जो अपना सेशन आएगा उसमें अपन कवर करेंगे। होप सो वो कुछ दिनों में या फिर जल्द ही आपके पास में आएगा, जिसके अंदर सारे MCQs अपन कवर करेंगे। साथ ही उसके साथ में हम कवर करने वाले हैं ये जो केस स्टडीज़ है उनको, ठीक है, और ऐसे टाइप क्वेश्चंस को। देन उसके बाद फिर अपन इकोनॉमिक लॉज के ऊपर चलेंगे। अब इकोनॉमिक लॉ से पहले आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, या तो अपन IBC पहले ख़त्म कर ले, IBC और CGSR ये कंप्लीट कर ले, देन फिर इकोनॉमिक लॉ पे चले, या फिर पहले इकोनॉमिक लॉ पर जाके इसको साथ में मैराथन के अंदर ले ले अपन। जैसे अगर आपको ठीक लगे वो मुझे बताना जल्द ही, तो उस हिसाब से फिर अपन आगे की प्लानिंग करेंगे। और चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप सारे लेक्चर्स को 2x में जाके देख सकते हो, अगर नहीं तो फिर आप क्या करोगे,
बस अपनी रिक्वायरमेंट बताओ और मैं मैराथन वगैरह का कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, ठीक है। और साथ ही टेस्ट और हॉट टॉपिक्स आने वाले हैं, तो चैनल के साथ में जुड़े रहना। और कोई भी डाउट आए तो आप मुझे आराम से बिल्कुल हैसल फ्री होके मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। होप सो वो MCQs का होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।